क्लास 9th का चैप्टर 3 केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं। अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं पहले और दूसरे लेक्चर्स में एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और मैटर किन चीजों से मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। कुछ हमने लॉज जाने थे बेसिक पहले भी फर्स्ट पार्ट में। तो आज हम जानेंगे एटम के बारे में कि एक एटम क्या होता है और सिंबल्स के बारे में जानेंगे कि एटम को किस तरीके से सिंबल्स दिए गए हैं अलग अलग एटम्स को। हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, 118 हमारे पास एलिमेंट है तो उतने ही हमारे पास एटम्स हैं। तो आज हम देखेंगे उनको अलग अलग एटम्स को सिंबल किस तरीके से दिए गए, एटम क्या होता है। तो शुरू करते हैं एटम के साथ। एटम क्या होता है? एटम हमने देखा था मैटर को जब हम डिवाइड करते जा रहे थे तो जब डिफाइन किया गया था इसको फर्स्ट टाइम, तब ऐसे डिफाइन किया गया था कि मैटर को जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हम उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उस स्टेज में हम उसको क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। वो तो बाद में डिस्कवरीज हुई तब हमें पता चला कि एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो एटम को हम डिफाइन करते हैं टेक पार्ट इन रिएक्शन। An atom is the smallest part of an element that can take part in a chemical reaction. इस डेफिनेशन को समझते हैं तो ये तो हमें पता है an atom is the smallest part of an element, ये यहां तक बात लिखी हुई है। लेकिन इससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके बाद एक और कंडीशन लगी हुई है that can take part in a chemical reaction। अब एटम जो होता है वही एक ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, सबसे छोटा यूनिट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इंडिविजुअली कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वहां पे एटम जरूर प्रेजेंट होंगे जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए बेसिक यूनिट एटम्स जरूर प्रेजेंट होंगे। हो सकता है वहां पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? वहां पे एटम्स प्रेजेंट होंगे जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एटम्स की डेफिनेशन हो गई। एग्जांपल हम लिखते हैं एटम्स के, तो जितने जो एलिमेंट्स है हमारे वही हमारे पास एटम्स होंगे जितने एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, इस तरीके से अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स के एटम है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एटम्स में क्या होता है, कुछ एटम्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एटम्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। कुछ एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, हमने जैसे उनको ओपन एयर में रखा तो वो ओपन एयर से रिएक्ट कर गए, वाटर में डाला वाटर से रिएक्ट कर गए। तो कुछ होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं। मैक्सिमम नंबर जो है वो हाईली रिएक्टिव है। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ मेटल्स या मोस्ट ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स कह लें ऑफ एटम्स आर वेरी रिएक्टिव। तो ज्यादातर अगर ये रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये नेचर में जब भी एग्जिस्ट करेंगे तो ये सिंगल एटम के तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नेचर में अगर हम चेक करें तो हमको सिंगल एक एटम मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्ट करेगा दूसरे एटम से और क्या कर लेगा, कई सारे एटम्स कंबाइन होकर क्या बना देंगे, एक मॉलिक्यूल बना देंगे, इनमें बॉन्ड्स बन जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो एटम इसीलिए क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। जब एक एटम सिंगली एग्जिस्ट कर रहा है तब हम उसको कहेंगे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। क्या बना लेते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं एटम्स हमारे कंबाइन होके। और एटम की अगर हम साइज की बात करें, एटम की अगर हम साइज की बात कर लेते हैं हम, साइज हमारे एटम का बहुत ज्यादा छोटा होता है। इतना छोटा कि पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की मदद से भी हम इनको नहीं देख सकते। अगर हमारे पास बहुत ही हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा उससे भी एटम्स को हम नहीं देख पाएंगे। तो इनको देखने के लिए जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम इतने कॉपर एटम्स ले लें, कॉपर के हमने इतने एटम्स ले लिए,
कॉपर के हमने ये एटम्स लिए और इनको हमने एक लाइन में अरेंज कर दिया। एक लाइन में हमने इतने सारे एटम्स को हमने लगा दिया एक लाइन में, तो उस लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारी अप्रोक्सीमेटली आई 1 सेंटीमीटर। मतलब इतने सारे एटम्स मिलके 1 सेंटीमीटर बना पाएंगे। इतने सारे एटम्स को हमने लाइन से लगा दिया तो लेंथ जो आएगी वो हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। 1 सेंटीमीटर जो इतनी सी लेंथ होती है, थोड़ी सी लेंथ, वो लेंथ आएगी इतने सारे एटम्स को मिला के। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एटम कितना छोटा हो सकता है। तो एटम को अगर हम साइज नापे, एटम का मेजर करें, तो उसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन यूनिट्स में नहीं नाप सकते क्योंकि ये यूनिट्स बहुत बड़ी हैं। आप देख रहे हैं एक सेंटीमीटर में कितने सारे एटम्स हैं। तो अगर एक एटम की बात करें तो उसके लिए ये यूनिट तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए छोटी यूनिट्स यूज करते हैं हम, उसको हम कहते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर हम यूनिट यूज करेंगे एटम की रेडियस। जैसे कि एटम को माना गया है कि वो सर्कुलर होता है, इसके बीच में एक सेंटर है, यहाँ ये एटम एक सर्कुलर है। तो इस एटम की एक रेडियस होगी, एटम की जो रेडियस होगी उसको कहा गया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में। अब ये नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर होता है 10 टू पावर -9 मीटर। 10 टू पावर -9 मीटर क्या होता है? 1 अपॉन, अब इसको अगर डिवाइड कर दूं 1 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 टू पावर 9 मीटर। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो 1 अपॉन 1, इसके बाद 9 जीरो लगाते हैं। मतलब अगर मैं 1 के, मेरे पास 1 मीटर है, 1 मीटर मेरे पास लेंथ है, उसके मैंने इतने पार्ट कर दिए, इतने पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। 1 मीटर की मेरे पास लेंथ है, उसको मैंने इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इतने पार्ट्स में। तो उसका जो एक पार्ट आएगा वो होगा हमारा 1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर क्या है? 10 टू पावर -9 मीटर। यानी 1 मीटर के अगर हम 10 टू पावर 9 पीसेस कर देंगे तो उसमें से एक पीस की जो लेंथ आएगी वो होगी हमारी 1 नैनोमीटर। उसमें हम क्या मेजर करते हैं? एटॉमिक रेडियस को। तो सबसे छोटा हमारे पास जो एटम प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, जो अब तक हमको सबसे छोटा एटम मिला है, वो है हमारा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन जो हमारी गैस है उसका जो एटम होता है वो अब तक हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। इससे छोटा एटम हमने अभी तक नहीं देखा। तो इसकी जो एटॉमिक रेडियस हमको देखने को मिली वो होती है 0.037 नैनोमीटर। इसको हम एनएम से डिनोट करते हैं, 0.037 नैनोमीटर। तो आप देख रहे हैं नैनोमीटर में भी ये 1 से कम है, नैनोमीटर भी 1 से कम है। मतलब नैनोमीटर भी एक बड़ी यूनिट है अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, क्योंकि एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर में भी 1 से कम आ रही है, 1 नैनोमीटर भी नहीं हो रही। तो सबसे छोटा हमारे पास एलिमेंट एटम क्या है? हाइड्रोजन गैस का एटम। तो ये हो गई एटॉमिक रेडियस की बात। अब इसके लिए जो हम अब पिक्चरिंग तो करनी है, हमें एटम की तो पिक्चर लेनी है। तो एटम की हमने पिक्चर ली, उसके लिए हमने एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप यूज किया जिसको हम कहते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट वन वर्ड में आ सकता है कि कौन सा टेलीस्कोप यूज, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करके एटम की पिक्चर ली गई। तो इसका नाम है, या फिर शॉर्ट में हम कहते हैं STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसकी मदद से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एटम की पिक्चर ली गई। ये सिर्फ वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप था जिससे एटम की पिक्चर ली गई। तो क्या नाम है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, या फिर शॉर्ट में हम कहते हैं STM। ये इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं होगा। अभी के क्या जानना है? सिर्फ नाम जानना है इसका, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM। इसकी मदद से हमने एटम की पिक्चर ली थी। तो अब इसको इरेज कर देते हैं और अब जानते हैं एटम के सिंबल्स के बारे में कि अलग अलग एटम्स को सिंबल किस तरीके से दिए गए हैं और सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है, सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बात करें अगर हम सिंबल की, तो सिंबल हमारा क्या होता है? एक तरीके से सिंबल क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन है
ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंबल से। सिंबल में क्या हो सकता है, कोई एक पिक्चर हो सकती है या फिर कोई एक लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा सिंबल में। तो क्या है, हमारा एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिंबल। अगर हम बात करें सिंबल ऑफ एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं, जब हम एटम के केस में बात करें सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे जब भी हम यूज करेंगे वर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट, तो इसका मतलब होगा उस एक पर्टिकुलर एटम का सिंबल। और जब हम बात करेंगे सिंबल ऑफ कंपाउंड, तो वहां पे बात क्या होगी, सिंबल ऑफ मॉलिक्यूल। सिंबल ऑफ कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल, और सिंबल ऑफ एलिमेंट मतलब एटम। तो एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे एटम भी यूज हो सकता है। तो सबसे पहले सिंबल का कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्हीं ने सिंबल इंट्रोड्यूस किए थे। तो उन्होंने 10 एलिमेंट्स के हमको सिंबल बताए थे, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं क्या सिंबल्स थे वो। उन्होंने सिंबल बताया था हमारे हाइड्रोजन के लिए, उन्होंने सिंबल बताया था इस तरीके से, एक सर्कल और उसमें बीच में एक ब्लैक डॉट। ये उन्होंने सिंबल बताया था हमारा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे उन्होंने बताया था कार्बन के लिए। कार्बन के लिए हम जो यूज करेंगे वो है हमारा एक सर्कल और पूरे तरीके से ब्लैक, एक ब्लैक डार्क सर्कल उन्होंने बताया हमारा कार्बन के लिए, हम उसको यूज करेंगे। फिर उन्होंने बताया ऑक्सीजन के लिए हम यूज करेंगे एक ब्लैंक सर्कल, बिल्कुल ब्लैंक, जिसमें कुछ भी फिल्ड ना हो, ना कोई डॉट ना ही कोई ब्लैक कलर, कुछ भी फिल्ड नहीं। फिर उन्होंने बताया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए उन्होंने बताया इस तरीके से, मर्सिडीज का जो सिंबल होता है हमारा, उस तरीके का उन्होंने सिंबल बनाया फॉस्फोरस के लिए। तो ये हमारे 4 एटम्स हो गए। फिफ्थ उन्होंने बताया सल्फर। सल्फर के लिए उन्होंने हमको बताया सर्कल और उसमें एक प्लस बना हुआ है बीच में, सर्कल में इस तरीके से बीच में एक प्लस बना हुआ है, ये उन्होंने सल्फर के लिए बताया। ये हो गए 5। आगे बात करें आगे के 5, तो इसमें अब आ जाते हैं हमारे कुछ मेटल्स। कुछ मेटल्स हमारे अब इसमें आ जाएंगे। क्या है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम के लिए सिंपल सिंबल है पी। पी से उसको डिनोट कर देते हैं, जिससे उसका नाम शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आता है आयरन। आयरन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्कल बनाया आई। एट्थ हमारे पास आ जाता है कॉपर। इसमें भी सिंपल है सी और उस पर सर्कल। सिल्वर, तो ये कुछ तो हमारे बहुत ही सिंपल है, उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको सर्कल में डाल दिया है। इसके बाद एक और है लेड। लेड में भी कोई दिक्कत नहीं है, एल और उस पे सर्कल। तो ये हमारे 10 हो गए। इसके बाद 2 और बचे हैं, उनके सिंबल थोड़े बनाने में अलग है, तो उनको भी देखते हैं। 11th नंबर पे मैं ले लेता हूं गोल्ड। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड का सिंबल उन्होंने बताया सर्कल एक, और उसमें इनवर्ड इस तरीके से लाइंस, इनवर्ड उसमें इस तरीके से लाइंस, और बीच में लिखा हुआ है जी, गोल्ड का जी उसमें बीच में लिख दिया। तो ये हमारा गोल्ड का सिंबल हो गया। इसके बाद एक और बचता है हमारा मरकरी। मरकरी कहां लिखा जाए, यहां लिख देते हैं। मरकरी के लिए उन्होंने यूज किया एक सर्कल, और उसमें बॉर्डर कॉर्नर पे डॉट बने हुए हैं, मतलब सर्कमफेरेंस के पास में ब्लैक कलर के डॉट्स, इस तरीके से। ये उन्होंने बताया मरकरी का। तो ये सिंबल्स है, इनको आपको याद नहीं करना है, बस नॉलेज के लिए है, और इनको हम यूज भी नहीं करते कहीं पे। ये कहीं पे यूज भी नहीं किए जाते हैं। क्यों यूज नहीं किए जाते, क्योंकि आप देख रहे हैं इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है, और इतना कन्वीनियंट भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है सिंबल। और ये तो कुछ ही एलिमेंट्स है हमारे पास, 12 एलिमेंट्स हो गए सिर्फ
हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, तो इतने सिंबल्स में हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जे जे बर्जेलियस, उन्होंने कुछ सिंबल्स का लिखने का तरीका बताया। उन्होंने बताया तरीका कि हम क्या करें, उस एलिमेंट का जो नाम है उसका नाम का पहला लेटर ले लें, और क्या करें उसका, जैसे कि हमने पहला लेटर ले लिया, बाद में उसमें कोई और लेटर आ रहा, उसके बाद का कोई एक लेटर ले लिया, तो दो लेटर ले लिए, पहले लेटर से ही काम चला लिया। तो इनमें जो इनके नाम में जो लेटर्स प्रेजेंट है, अल्फाबेट जो प्रेजेंट है, CARBON, इनमें से कोई यूज करके हम उनका सिंबल बना देते हैं। जैसे कि अब आते हैं जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, उन सिंबल्स की बात करते हैं। ये सिंबल्स हम यूज नहीं करते, अब उन सिंबल्स को जान लेते हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि एक जो सिंबल होगा, सिंबल में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, या तो होगा इन सिंबल में फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एंड, या फिर और अनदर लेटर इन नेम। या तो हम नेम का फर्स्ट लेटर यूज करें, या नेम का फर्स्ट लेटर के साथ कोई दूसरा लेटर भी यूज कर लें जो बाद में कहीं पे उसके नाम में आ रहा हो, उनको यूज करेंगे। नेम कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, लैंग्वेज में होता है इंग्लिश और लैटिन। इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेजेस में इनके नाम का या तो फर्स्ट लेटर हो, या कोई ऐसा लेटर हो जो फर्स्ट लेटर के साथ उसमें नाम में कहीं बाद में आ रहा हो, तो उनको हम लेके क्या बना सकते हैं, उसका सिंबल। तो अब इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल बनाए गए हैं बाद में, तो अब एलिमेंट्स के मैं सिंबल लिख देता हूं, एक टेबल बना देता हूं, टेबल ही मतलब एक चार्ट बनाता हूं, मैं इस पर लिख देता हूं जो मेन मेन एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स जो आपको याद करने होंगे। तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमारा सिंबल है H। H हमारा हाइड्रोजन है, फर्स्ट उसका लेटर लिया है, उसका H बना दिया है। दूसरा हमारा है कार्बन, इसका हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर C, कार्बन का हमने C ले लिया। उसमें कार्बन का क्या था, डाल्टन्स में ब्लैक कलर का सर्कल था, उसमें पूरा ब्लैक था वो सर्कल, तो ये हो गया C हमारा। फिर आप लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या है O, और हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, जिसमें क्या है हमारा N। तो ये अभी तक हम जो देख रहे हैं उनमें क्या है, फर्स्ट लेटर को लेके उसका सिंबल बना दिया गया है। अब कुछ ऐसे देखते हैं जिनमें कोई अदर लेटर भी लिया गया फर्स्ट लेटर के अलावा। जैसे कि हम ले लें अगर कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो सिंबल है हमारा वो है हमारा सी सी क्यों, कैल्शियम, और बाद में सी के बाद ए आ रहा है तो हमने ए भी ले लिया कैल्शियम। अब इसमें हमने सिर्फ सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर हम सी ले लेते तो कार्बन का और इसका सिंबल सेम हो जाता, कार्बन का भी सी है इसका भी सी है, तो यानी इसका हमें सी से कुछ डिफरेंट लेना था। तो हमने क्या किया, उसका एक फर्स्ट लेटर लिया, उसके बाद का कोई भी लेटर डाल दिया जो कार्बन में ना आ रहा हो, मतलब कार्बन के सिंबल में ना आ रहा हो। कार्बन में तो आ सकता है, कार्बन के सिंबल में ना हो, तो कार्बन के सिंबल में नहीं था तो हमने सी ए लिख दिया कैल्शियम का, तो अब यूनिक हो गए। ये दोनों सेम नहीं हुए, कार्बन का सी है हमारा, कैल्शियम का सी ए है। इसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है हमारा Cl। सी क्या है इसका फर्स्ट लेटर, एल क्या है इसका, बाद में कहीं पे इसके नाम में आ रहा है एल, तो हमने वो ले लिया। यहां पे भी हम सी नहीं ले सकते थे सिर्फ, इसीलिए हमने वहां पे क्या किया, सी और एल ले लिए। तो इस तरीके से ये तो हो गए वो नाम जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नाम लैटिन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। जैसे कि अब मैं लिखूं, इनको याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट होंगे। अब जो मैं इधर लिखूंगा, सोडियम, सोडियम का सिंबल हमने लिया Na। अब ना तो इसमें हमको कहीं पे भी N दिख रहा है, ना ही हमको A दिख रहा है, तो इसका Na सिंबल हमने इसलिए लिया
क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम क्या होता है, नेट्रियम। लैटिन लैंग्वेज में इसका नाम नेट्रियम होता है। तो नेट्रियम में क्या आ रहा है हमारा, एन भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो नेट्रियम का Na हमने इसका सिंबल बना दिया, इसीलिए सोडियम का क्या होता है हमारा Na। इसी तरीके से बात करूं गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है हमारा Au। अब ना तो गोल्ड में हमारा ए आ रहा है ना ही हमारा यू आ रहा है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में इसका जो नाम होगा हमारा वो क्या होगा, ऑरम। ऑरम इसका नाम होता है। तो उस वजह से क्या हुआ, ए यू, इसमें हमने ए यू निकाल लिया, उसको हमने सिंबल बना दिया। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि इनके नाम क्या होते हैं। मैं लिख देता हूं इनके नाम। इसका नाम क्या है, नेट्रियम। इसका नाम क्या है, ऑरम। आयरन का सिंबल होता है हमारा Fe। इसका नाम क्या होता है, फेरम। आयरन का नाम क्या होता है, फेरम। तो उसका हमने Fe निकाल लिया फेरम का। सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag। इसका नाम क्या होता है, अर्जेंटम। अर्जेंटम। इसी तरीके से फास्फोरस, फास्फोरस नहीं, पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। इसका नाम क्या होता है, कैलियम। कैलियम इसका नाम होता है पोटेशियम का। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज से लिए गए, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज से, और ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज से। तो ये आपको, अगर आप पीरियोडिक टेबल देंगे, आप पीरियोडिक टेबल सर्च कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 118 एलिमेंट्स, और उन सबके सिंबल्स भी दिए हुए हैं। तो वहां पे आप और भी इंटरेस्ट हो अगर आपको, तो और भी देख सकते हैं सिंबल्स के बारे में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियोस में हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, और ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे इस एटम के अंदर। एटम के और ज्यादा डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट आना बाकी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आने वाली क्लासेस में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आगे की क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझेंगे थोड़ा और डिटेल में इस चैप्टर को, और अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कॉन्सेप्ट्स थोड़े मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।